स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल यूके सिविल ड्रीम्स पर। और पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन हम लोग पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी NCERT चैप्टर 2। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से रिवीजन कर रहे होंगे और पिछले वीडियोस में मैंने जो भी आपको पढ़ाया और उन टॉपिक्स को आपने अच्छी तरह से रिवाइज़ किया होगा। आज का वीडियो पॉसिबली थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि टॉपिक्स कुछ ज़्यादा हैं और जो क्वेश्चंस नहीं कराए होंगे वो क्वेश्चंस भी हमने इसमें कराने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात और है कि चैप्टर 2 में वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी मैक्सिमम चीज़ें हैं वो सब कुछ कवर हों, फिर भी जो सिलेबस होता है और जो आपकी NCERT की बुक में दिया रहता है टेक्स्ट बुक में वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए कुछ अगर इसमें रह जाएगा तो मैं छोटे छोटे सिंगल टॉपिक्स बना के 5 या 10 मिनट की वीडियोस बना करके उसको अलग से प्लेलिस्ट में इसको डाल दूंगा, ठीक है। और जितना कॉमन मेन जो इम्पोर्टेंट है वो सब यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। चलिए देखते हैं। आपकी बुक में यहाँ पर दिया गया है निषेचन, पश्च संरचनाएँ व घटनाएँ। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि निषेचन के बाद होने वाली घटनाओं के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। निषेचन पश्च घटनाएं, निषेचन के बाद जो भी चीज़ें होंगी। अभी पिछले वीडियोस में आपने देखा था या अभी तक हमने जो भी पढ़ा कि निषेचन किस प्रकार का निषेचन था, दोहरा निषेचन हमने वहाँ पर देखा, ठीक है। कैसा निषेचन था, दोहरा निषेचन, ठीक है ना। यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन हमने वहाँ पर देखा था, तो और त्रिसंलयन हमने वहाँ पर देखा था। तो उस निषेचन के बाद उस रचना में किस चीज़ का निर्माण होगा इसके बारे में हम आगे को देखेंगे। मैंने आपको इससे पहले भी एक बार बताया है कि बीजांड जो है, कभी भी बीजांड जो है किस में परिवर्तित हो जाता है, बीज में। बीजांड हमेशा किस चीज़ में परिवर्तित हो जाता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है। और जो अंडाशय होता है वो हमेशा फल में परिवर्तित होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो निषेचन के बाद सबसे पहले जो रचना बनती है उसे हम कहते हैं भ्रूणपोष। आइए उसके बारे में जानते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं भ्रूणपोष के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है भ्रूणपोष, जिसे हम इंग्लिश में एंडोस्पर्म कहते हैं। ओके, तो एंडोस्पर्म का मतलब होता है भ्रूणपोष। और भ्रूणपोष किस चीज़ से बनता है मैंने आपको बता दिया था। तो भ्रूणपोष जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN जो होता है उससे भ्रूणपोष का निर्माण होता है। भ्रूणपोष की खासियत क्या होती है ये आपको देखना है। ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ओके। न्यूट्रिटिव टिश्यू का मतलब ये होता है कि ये एक पोषक ऊतक है, ठीक है। पोषक ऊतक आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये किसी भी कोशिका का पोषण करने के काम आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेनली जो भ्रूणपोष होता है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा भ्रूणपोष, भ्रूण का पोषण करने के काम ये आता है, जिसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं। तो ये पोषक ऊतक इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि ये जो एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण होता है, ठीक है, भ्रूण जो होता है उसको न्यूट्रिशन देने के काम आता है। यानी कि जो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, उसको न्यूट्रिशन पोषण देने का काम कौन करेगा, ये भ्रूणपोष करता है। और ये भ्रूणपोष कहाँ होता है, सीड यानी कि बीज के अंदर ये भ्रूणपोष रहता है, ठीक है। देखिए हम बीज को दो भागों में बांट सकते हैं। एक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं, यानी कि ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष नहीं होता। देखिए ऐसा नहीं है कि उनमें भ्रूणपोष नहीं होता, बट होता क्या है कि भ्रूणपोष इनका सारा यूज़ हो गया होता है। यानी कि भ्रूणपोष का मुख्य काम क्या होता है, भ्रूण को पोषण देना। तो इस तरह की कंडीशंस में क्या होता है कि जो इस तरह के बीज होते हैं उनमें भ्रूण ने पूरा भ्रूणपोष से पोषण ले लिया होता है और आप ये कह सकते हैं कि भ्रूणपोष खर्च हो चुका है। जैसे मटर और जो लेग्यूमिनेसी कुल के जितने भी पौधे हैं तो उनमें ये जो होता है नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। और जो एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं यानी कि भ्रूणपोष वाले जो बीज होते हैं, जैसे कि गेहूँ, मक्का, कोकोनट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो संपूर्ण भ्रूणपोष होता है वो भ्रूण के विकास में पूरा का पूरा खर्च नहीं हुआ होता है और कुछ भाग बीच जो बीज होता है उसके अंदर शेष बचा होता है, ठीक है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपने जब इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको त्रिसंलयन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन बताया था, ठीक है, याद होगा आपको। त्रिसंलयन जब बताया था कि 2 केंद्रीय न्यूक्लियाई होते हैं और एक नरयुग्मक उनसे आकर के मिलता है और 3 बनाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है
ये बाद में विकसित होकर के जब ये त्रिसंलयन हो जाता है तो ये रचना PEN यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाती है, और यही प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष का निर्माण करता है। ठीक है, एंडोस्पर्म का निर्माण यही प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक करेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो होगा वो आपसे पूछा जाएगा उसकी प्लॉइडी क्या होती है, तो आप कहेंगे हमेशा, मैंने आपको पहले बताया है 3N। ठीक है, 3N होता है एंडोस्पर्म। ठीक है, जैसे आपसे किसी ने पूछा कि युग्मक क्या होता है, तो युग्मक आप कहेंगे N होता है, उसे यानी कि उसमें गुणसूत्रों की संख्या सिंगल होती है। जैसे युग्मनज क्या होगा, युग्मनज गुणसूत्रों की संख्या डबल होती है तो 2N, लेकिन जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म क्या होता है, 3N होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए, अब देख लेते हैं कि एंडोस्पर्म कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, यानी कि टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। तो भ्रूणपोष जो होता है बेसिकली 3 प्रकार का होता है, न्यूक्लियर, सेलुलर एंड हेलोबियल। ठीक है, तो आपकी बुक में भी ये दिया होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, यानी कि आप इसे हिंदी में कह सकते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष। ठीक है, केंद्रकीय भ्रूणपोष ये है। तो इसमें क्या होता है, देखिए केंद्रकीय का मतलब है कि केंद्रक विभाजन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता होगा कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, केंद्रक का विभाजन होता है, और साइटोकाइनेसिस में कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका का विभाजन से मतलब आप ये समझिए कि सेल वॉल का निर्माण हो जाता है। तो जो ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होगा इसमें केंद्रक विभाजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और कोशिका विभाजन बहुत बाद में होता है इसमें। ठीक है, यानी कि जो वॉल बनती है वो बहुत बाद में बनती है, तब तक अंदर इसके पूरे क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होते रहता है। तो अगर इसका बेस्ट एग्जांपल हम देखेंगे तो कोकोनट। ठीक है, कोकोनट जो है इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, और उसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं यानी कि संतरा प्रजाति के जो पौधे हैं उनमें भी ये पाया जाता है, और मूंगफली भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है न्यूक्लियर यानी कि केंद्रकीय भ्रूणपोष का। ठीक है, चलिए बात करते हैं सेकंड नंबर पे। दूसरे नंबर पे आता है सेलुलर। ठीक है, ये वाला जो है ये सेलुलर यानी कि कोशिकीय भ्रूणपोष है। ठीक है, कोशिकीय भ्रूणपोष में आप समझिए क्या होगा, कोशिका का विभाजन इसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है उसमें पहला और उसके बाद के जितने भी विभाजन होते हैं वो सब कोशिकीय विभाजन होंगे, जिससे कि कोशिकाएं ज़्यादा बनेंगी, जैसे आप अंदर देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार का भ्रूणपोष क्या कहलाता है, कोशिकीय भ्रूणपोष कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल में आता है धतूरा। तो थर्ड नंबर है हमारा हीलोबियल। ठीक है, हीलोबियल एंडोस्पर्म। हीलोबियल एंडोस्पर्म का मतलब आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि ये इस पहले और तीसरे वाले का मिक्सचर है, यानी कि इसमें दोनों प्रकार का कंडीशन पाया जाता है, इंटरमीडिएट टाइप है। ठीक है, कुछ कैरेक्टर कुछ लक्षण इसके न्यूक्लियर वाले के साथ मिलते हैं और कुछ लक्षण इसके सेलुलर वाले के साथ मिलते हैं, और बेसिकली जो मोनोकोट्स होते हैं यानी कि एक बीजपत्री जो होते हैं उनमें इस प्रकार का एंडोस्पर्म पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए ये टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोटिलेडन्स। ओके, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट्स। मैं सिंपली इसका मतलब आपको समझा देता हूँ। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण, भ्रूण का विकास डाइकोट्स यानी कि द्विबीजपत्रियों में। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि एक द्विबीजपत्री पौधे में भ्रूण के विकास को चित्र सहित व्याख्या कीजिए। तो आपको क्या बनाना है चित्र में और क्या समझना है, कैसे समझना है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। यानी कि आप हिंदी में अगर कहें तो द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास। ठीक है, तो देखिए ये वाला चित्र आपको याद होगा, ये भ्रूण कोश का जो चित्र है न्यूसेलस का। ठीक है, इसके अंदर आपने ये अब यहाँ पर जो आपको दिख रहा है युग्मनज दिख रहा है। आपको पता है कि यहाँ पर युग्मनज यानी कि 2N का दिखने का कारण क्या है। युग्मनज इसीलिए दिख रहा है क्योंकि पहले यहाँ पर केवल अंड कोशिका हुआ करती थी, पराग नलिका के द्वारा एक नरयुग्मक आकर के यहाँ मिल गया इस अंड कोशिका से और उसने यहाँ पर युग्मनज बना दिया। अब आप लोगों को ये भी पता है कि युग्मनज से ही हमेशा भ्रूण का विकास होता है, आपको पता है कि युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है। तो हम वही पढ़ेंगे कि अब इस युग्मनज से ये भ्रूण कैसे बनेगा। आपको यहाँ पर एक चित्र दिख रहा होगा परिपक्व।
ठीक है ना, यानी कि ये परिपक्व भ्रूण है। ठीक है, तो आपको यही जानना है, ये प्रक्रिया है। अब एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि आपकी बुक में ये चित्र थोड़े कम दिए हुए हैं, यानी कि इसमें क्या है, कुछ इसकी बीच की स्टेजेस एक आध थोड़ी इसमें कम है, आपको समझने में इससे थोड़ा दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं आपको एक दूसरे डायग्राम के साथ समझाऊंगा। पर आप समझने के लिए आप यहाँ से इतना समझ लीजिए कि ये जो युग्मनज आपका दिख रहा है, ये युग्मनज इन्होंने पहुँचा दिया यहाँ पर। ठीक है, यानी कि ये एक युग्मनज आ गया। ठीक है, अब युग्मनज का मतलब निषेचित अंडा। ठीक है ना, युग्मनज और निषेचित अंडे में कोई अंतर नहीं है। जो निषेचित अंडा होता है उसे ही हम युग्मनज यानी कि जाइगोट बोलते हैं। ठीक हो गया, तो अब इस निषेचित अंडे के चारों तरफ एक भित्ति बन जाएगी। सबसे पहले ये आपको भित्ति बनती हुई दिखाई दे रही होगी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ विभाजन का मतलब ये होता है कि जैसे ये एक कोशिका है, अगर इस कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो इसके ऊपर एक कोशिका और बन जाएगी, इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो इसके ऊपर एक कोशिका और बन जाएगी। ठीक है, ये ट्रांसवर्स है। अगर मैं कहूँ लॉन्गिट्यूडनल होगा तो ये ऐसे ऐसे कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है, तो जब मैं कह रहा हूँ अनुप्रस्थ तो ये ऊपर को, यानी कि एक के ऊपर एक इसका ढेर लगता जाएगा, इस तरह का जो भी विभाजन होगा वो अनुप्रस्थ कोशिका विभाजन यानी कि ट्रांसवर्स सेल डिवीजन होगा। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे। तो एक दूसरे चित्र के माध्यम से मैं आपको इसे समझा रहा हूँ। और फाइनली आप इतना समझिए कि इस युग्मनज यानी कि निषेचित अंडे से एक परिपक्व भ्रूण बनने की प्रक्रिया का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान से देखिएगा इस चित्र को। सिंपल है, हमारे पास एक फर्टिलाइज्ड एग है जिसे हम जाइगोट कहते हैं, इसके चारों तरफ एक भित्ति बन गई है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कहा कि इसमें पहला विभाजन ट्रांसफर्स होगा। जब इस कोशिका में पहला विभाजन होगा तो इसके ऊपर एक कोशिका और बन जाएगी। आपको इतना समझ में यहाँ पर आ जाना चाहिए। ठीक है, अब जो इसमें देखिए, ये आप ये समझिए कि ये रचना है कहाँ पर। ठीक है ना, यानी कि ये हम पूरा अंडाशय के अंदर बीजांड जो है उसके अंदर की ही रचना है फाइनली। तो जो ये स्ट्रक्चर होता है उसमें जो बीजांड द्वार की तरफ वाली कोशिका होती है, एक बीजांड द्वार होता था, एक कैलाजल सिरा होता था, आपको याद होगा। तो बीजांड द्वार की ओर वाली जो कोशिका होती है उसे हम आधार कोशिका कहते हैं। ठीक है, ये देखिए बेसल सेल, आप इसे लिख सकते हैं आधार कोशिका। कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश में आप याद करें, आधार कोशिका। ये इससे अभी दो कोशिकाएं बनी हैं। पहली ऊपर की तरफ को जो है वो आधार कोशिका, या इसे हम निलंबक कोशिका भी कहते हैं। आप इसको याद रख लीजिएगा, आधार कोशिका को ही हम निलंबक कोशिका भी कहते हैं। और जो नीचे वाली कोशिका है इसे हम टर्मिनल सेल कहेंगे। ठीक है, नीचे वाली कोशिका को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल सेल, या अंतस्थ कोशिका भी आप इसे कह सकते हैं, अंतस्थ कोशिका। ठीक है, अंतस्थ कोशिका आप इसे कह सकते हैं। तो सिंपल है, आपका जो निषेचित अंडा था उस यानी कि जो जाइगोट था उसमें एक ट्रांसवर्स कोशिका विभाजन हुआ जिससे दो कोशिकाएं बनी, और उसमें बीजांड द्वार की तरफ यानी कि ऊपर वाली जो कोशिका है उसको हम आधार कोशिका कह देंगे और नीचे की तरफ जो है उसको अंतस्थ कोशिका कह देंगे। कई बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ऊपर वाली कोशिका बीजांड द्वार वाली कोशिका कैसे हो गई, क्योंकि बीजांड द्वार तो नीचे की तरफ था। देखिए, बीजांड बहुत अनेक प्रकार के बीजांड होते हैं। तो ये जो उदाहरण हम पढ़ रहे हैं उसमें बीजांड द्वार नीचे की तरफ और बीजांड द्वार ऊपर की तरफ और कैलाजल सिरा नीचे की तरफ आ जाता है। तो आपको इतना याद रखना है कि बीजांड द्वार की तरफ बेस आधार कोशिका और नीचे की तरफ अंतस्थ कोशिका जो है इसमें होती है। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो निलंबक कोशिका है, अंतस्थ कोशिका, और देखिए अब क्या होगा इसके बाद, ये कोशिका विभाजन, और इसमें क्या हुआ, जो नीचे वाली कोशिका थी, जो अंतस्थ कोशिका में जिसे कह रहा था, ये वाली कोशिका में क्या हुआ, एक कोशिका विभाजन, इस दूसरा ट्रांसफर्स के अलावा जो दूसरा कोशिका विभाजन है लॉन्गिट्यूडनल कोशिका विभाजन हुआ, जिसने इसके बगल में एक कोशिका को बना दिया। आप देख रहे होंगे, देखिए ये इसमें कोशिका विभाजन हुआ था तो इसके ऊपर कोशिका बनी थी, लेकिन इसमें कोशिका विभाजन हुआ तो इसके बगल में कोशिका बन गई। इसके बाद आप सीधे आ जाइए इस चित्र पर। ठीक है, होगा धीरे धीरे क्या होता है, ये जो निलंबक कोशिका होती है यानी कि आधार कोशिका, ये जो ऊपर वाली कोशिका है इसमें धीरे धीरे 2 से 4 तक कोशिका विभाजन होते हैं। आप देख लीजिए कितने कोशिका विभाजन हुए होंगे इसमें, इस वाली कोशिका में, कि इससे इतनी कोशिकाएं बन गई हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा कोशिकाएं बन जाती हैं, इतनी कोशिकाएं इसमें बन गई हैं। ये जो पूरी कोशिका की एक लंबी लाइन है इसे हम सस्पेंसर लाइन यानी कि निलंबक कतार कहते हैं। देखिए निलंबक कतार क्यों कह रहे हैं, ये वाली कोशिका जो है, ये वाली कोशिका जो है ये निलंबक कोशिका है,
इसमें विभाजन हो रहा है तो ये निलंबक कोशिकाओं की ही कतार बना रहा है, इसलिए इसको निलंबक कतार कह लेते हैं। ठीक है, निलंबक कतार के सबसे आगे वाली जो कोशिका होती है, निलंबक कतार के सबसे आगे वाली जो कोशिका होती है वो थोड़ी सी फूल जाती है। आप देख लीजिए, ये कोशिकाओं का सबका साइज़ देखिए, इसका इसका इसका, लेकिन इसका साइज आप देखिए ये थोड़ा फूला हुआ आपको लगेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो अग्रस्त कोशिका है वो फूल कर साइज इसका बढ़ जाता है और इसको हम होस्टोरियम कहते हैं। अगर हिंदी की हम बात करें तो इसे हम कहेंगे पुटिका कोशिका। ठीक है, इसे हम कहते हैं पुटिका कोशिका। ठीक हो गया। ये चूषक का कार्य करती है। चूषक का मतलब होता है कि शक्कर चूसने का काम करती है। ठीक है, यानी कि पोषण ग्रहण करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, ये पूरा निलंबक कतार है और ये सारा का सारा निलंबक कोशिकाओं से बना हुआ है। इसकी सबसे नीचे की कोशिका हाइपोफाइसिस कहलाती है। इसकी सबसे नीचे की कोशिका कौन सी हुई? ये कोशिका हो गई। तो इस कोशिका को हम क्या कह देंगे? हाइपोफाइसिस। क्या कह देंगे? हाइपोफाइसिस कह देंगे। और ये हाइपोफाइसिस जो होती है विभाजित होकर मूलांकुर का शीर्ष बनाती है। देखिए, मूलांकुर का शीर्ष, मूलांकुर का मतलब क्या होता है? एक ऐसी रचना जिससे जड़ का विकास होता है। तो ये जो ये वाली कोशिका जो है ये मूलांकुर का शीर्ष बनाएगी। ये आप नोट कर लीजिए कहीं पर, हाइपोफाइसिस वाली कोशिका मूलांकुर का शीर्ष बनाती है, मूलांकुर का शीर्ष बनाएगी ये कोशिका। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो ये निलंबक होता है, यानी कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसका मुख्य कार्य क्या है? जो हमारा न्यूसेलस है, यानी कि बीजांड काय है जिसके अंदर ये सारी रचनाएं बन रही हैं, इससे भोज्य पदार्थ को लेकर भ्रूण को देने का काम होता है निलंबक का। ठीक है, और दूसरा काम होता है कि भ्रूण को भ्रूणपोष के अंदर लटका के रखता है, यानी कि एंडोस्पर्म से लटका के रखेगा उसको ताकि उसको पोषण मिलता रहे। और जैसे ही इस पूरे भाग का जो है मूलांकुर बन जाता है, तो मूलांकुर बनने के पश्चात ये पूरा का पूरा जो निलंबक है यानी कि सस्पेंसर है, ये पूरा क्या हो जाएगा? विघटित हो जाएगा। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। मैंने इसे मिटा दिया है ताकि आगे का चित्र आप फिर क्लियरली समझ पाएंगे उससे। अब देखिए, बेसल सेल में जो हुआ वो हमने समझ लिया। अब जो नीचे की टर्मिनल सेल है इसकी बात करते हैं। ठीक है, बेसल सेल का स्ट्रक्चर आपने यहाँ तक समझ लिया था कि क्या हुआ। टर्मिनल सेल जो है, जो नीचे वाली कोशिका है, इसमें मैंने आपको बताया था कि पहला विभाजन उदग्र विभाजन होता है जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन कहते हैं। ठीक है ना, ये देखिए लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होने से इसके बगल में एक कोशिका और बन गई। और उसके बाद जो दूसरा विभाजन इसमें होता है वो फिर अनुप्रस्थीय होता है, यानी कि उसके बाद इस तरह की रचनाएं उसमें उदग्र और अनुप्रस्थ विभाजन होते होते वो क्या करता है कि एक के ऊपर एक कोशिकाएं भी बनाता है और अगल बगल भी कोशिकाएं बनाता है। तो उससे इस प्रकार की एक रचना आपको दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 भ्रूणीय कोशिकाओं वाली स्टेज है और उससे फिर 8 भ्रूणीय कोशिकाओं वाली स्टेज यहाँ पर दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर 4 कोशिका वाली स्टेज आपको दिखाई देगी, यहाँ पर 8 कोशिका वाली स्टेज आपको दिखाई देगी। ठीक है, देखिए इस वाले स्ट्रक्चर में जो ऊपर की 4 कोशिकाएं यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, ये मूलांकुर को जन्म देती हैं। ठीक है, किसको जन्म देंगी? मूलांकुर को। मूलांकुर को इंग्लिश में बोला जाता है रेडिकल। और जो नीचे की कोशिकाएं होती हैं, ये नीचे की कोशिकाएं प्रांकुर को जन्म देती हैं। प्रांकुर यानी कि प्लूम्यूल इसे बोला जाता है। देखिए, मूलांकुर पौधे का वो भाग है, जड़ के अंदर का वो भाग होता है। मूलांकुर वो भाग है जिससे जड़ का निर्माण होगा और प्रांकुर वो भाग है जिससे तने का निर्माण होगा। यानी कि बीज के अंदर होते हैं ये सब। ठीक है ना, बीज के अंदर प्रांकुर और मूलांकुर होते हैं। ये मूलांकुर है, यहाँ से जड़ बनेगी। ये प्रांकुर है, यहाँ से तने का निर्माण होगा। तो अब भ्रूण के अंदर वो रचनाएं कैसे दिखाई देंगी, यहाँ पर आपको समझना है। तो ऊपर की जो 4 कोशिकाएं हैं उनसे मूलांकुर का निर्माण होगा और इन नीचे की जो 4 कोशिकाएं हैं उससे प्रांकुर का निर्माण होता है। देखिए, तो इसके बाद ये स्ट्रक्चर बिल्कुल वही है। ठीक है, इसमें और ज़्यादा कोशिका विभाजन होने के बाद ये कंडीशन है, यहाँ से मूलांकुर और यहाँ से प्रांकुर का निर्माण हो जाएगा। इस कंडीशन के बाद क्या होता है, एक इस तरह की कंडीशन आती है जिसे हम कहते हैं हृदयाकार भ्रूण। ठीक है, ये हृदयाकार है। देखिए आपको थोड़ा हार्ट का जैसा स्ट्रक्चर इसका दिख रहा होगा, यानी कि ये भ्रूण है जो विकसित होते होते आप ये कह सकते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह की कंडीशंस हैं। ठीक है, एक के बाद एक। तो यहाँ तक जब हम आते हैं तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर अब हमारे सामने दिखाई देने लगता है। ठीक है, ये समझ पा रहे होंगे आप। तो अब बाद में हमारे पास एक हृदयाकार भ्रूण जैसी रचना आती है। ठीक है,
बहुत सारे पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन होते हैं, तो एक इस तरह की रचना हमको मिल जाएगी। और बाद में क्या होगा, ये जो दोनों हिस्से हैं इसके, एक हिस्सा ये वाला और एक हिस्सा ये वाला जो मैंने गोला कर दिया, तो ये दोनों हिस्से बाद में और ज़्यादा कोशिका विभाजन करते हैं और उसके बाद इस तरह की रचना आपको कुछ दिखाई देती है। ठीक है, ये दोनों इससे बीजपत्र बनाते हैं। देखिए ये एक बीजपत्र है, ये एक बीजपत्र है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि ये एक द्विबीजपत्री है। तो द्विबीजपत्री का मतलब आपने पिछली कक्षाओं में भी इसको पढ़ा होगा, यानी कि एक ऐसा बीज जिसमें से दो बीजपत्र जिसके अंदर होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो है बीजपत्र हैं। ठीक है ना, तो ये इस तरह से फिर इस तरह की रचनाएं बना देता है। ये बीजपत्र आपके सामने, ये एक बीजपत्र और ये दूसरा बीजपत्र यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों बीजपत्र एक अक्ष से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और अब जो आपकी बुक में स्ट्रक्चर दिया है, क्योंकि वहाँ पर और ज़्यादा क्लियर आपको दिखाई देगा, तो मैं अब वहाँ से आपको इसको समझाता हूँ, क्योंकि ये वाली रचना मैं सिर्फ बता रहा था कि आपकी बुक में नहीं दी थी, अदरवाइज़ ये 1, 2 और ये चित्र तो आपकी बुक में मिलेंगे। देखिए सिंपल है, अब आप समझ गए होंगे। ये हृदयाकार भ्रूण वाले के बाद ये वाला स्ट्रक्चर, जिसमें ये एक बीजपत्र, ये दूसरा बीजपत्र, और इन अक्ष के बीच में ठीक है, ये दोनों कोटिलिडन से एक अक्ष से जुड़े हैं ना, ये दोनों बीजपत्र एक अक्ष से जुड़े हैं, और बीजपत्रों के बीच में जो भाग है उसे हम प्रांकुर कहते हैं। ठीक है, मैंने भी आपको बताया कि प्रांकुर से तने का जन्म होता है। ठीक है, प्रांकुर से किसका जन्म होता है, तने का जन्म होता है। और मूलांकुर जो ऊपर का जितना भी भाग है, ये वाला भाग आपका मूलांकुर है, यानी कि इससे मूल यानी कि जड़ का जन्म होगा, रूट्स। ठीक है ना, मूलांकुर से रूट्स निकलेंगी, और ये जो प्रांकुर है इससे स्टेम यानी कि तने का निर्माण या पौधे के ऊपरी भाग का निर्माण इससे होता है। तो आपने देखा कि कैसे एक 2n द्विगुणित जाइगोट से यानी कि निषेचित अंडे से इस तरह की रचनाएं बनते बनते फाइनली एक द्विबीजपत्री भ्रूण का पूर्ण रूप से विकास आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो आप बिल्कुल ऐसा चित्र बना सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि बीजपत्र कहाँ पर हैं, तो ये स्ट्रक्चर आप बीजपत्र का दिखा सकते हैं। प्रांकुर इन दोनों के बीच में है, मूलांकुर सबसे ऊपर वाला भाग है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी रचना को बना सकते हैं। देखिए इसमें कुछ टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। आपके पास एक यहाँ पर द्विगुणित युग्मनज है, उसमें कोशिका विभाजन होता है, और इस तरह से एक सस्पेंसर लाइन बनती है, उसके सबसे ऊपर की कोशिका ऑस्टोरियम कहलाती है। ठीक है, और फिर इस भाग से मूलांकुर और इस भाग से प्रांकुर का निर्माण होगा। उसके बाद हृदयाकार भ्रूण बनता है, और इस तरह से फिर ये रचना आपके सामने आती है। एक बार फिर से वीडियो को आप देखेंगे तो बेशक आपको अच्छी तरह से समझ में ये आ जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वाला टॉपिक समाप्त हो गया कि द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। ओके, चलिए आपने द्विबीजपत्री बीज के अंदर की रचना देख ली, भ्रूण का विकास देख लिया। अब ये एक मोनोकॉट यानी कि एक बीजपत्री। ठीक है, तो एक बीजपत्री बीज कैसा दिखाई देता है, ये रचना आप इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिया होगा। ठीक है, ये सीड कोट है, यानी कि एक बीज है, एक बीजपत्री बीज है, और ये सीड कोट यानी कि बीज चोल आपको दिया गया है। एलिरोन की इसमें परत आपको दी गई है। ये एंडोस्पर्म, देखिए एंडोस्पर्म का मतलब बताया था। ठीक है ना, भ्रूणपोष जो एंडोस्पर्म होता है वो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका एंडोस्पर्म है। एक रचना यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है जिसको हम बोल रहे हैं स्कूटेलम। ठीक है, तो स्कूटेलम क्या होता है, जो बीजपत्र होता है उसे ही स्कूटेलम कहा जाता है। ठीक है, यानी कि एक बीजपत्री पौधे में जो बीजपत्र होता है, वहाँ पर आपने 2 बीजपत्र देखे थे। ठीक है, जो यहाँ पर जो बीजपत्र होता है उसे स्कूटेलम कहा जाता है। ठीक है, कुछ सवाल पूछा जा सकता है कि एक बीजपत्री जो बीज है उसमें स्कूटेलम क्या है, तो बीजपत्र को ही यहाँ पर स्कूटेलम कहा जाता है। अब ध्यान से देखिए ये क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये रेडिकल यानी कि मूलांकुर। ठीक है, ये मूलांकुर है, और ये मूलांकुर के बाहर से एक परत है जिसे हम कोलियोराइजा बोल रहे हैं, ये मूलांकुर चोल है। ठीक है, यानी कि मूलांकुर की रक्षा करने के लिए उसका एक कवर आप कह सकते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह से ये प्लूम्यूल है, यानी कि ये वाला भाग, प्लूम्यूल का मतलब होता है प्रांकुर। ठीक है, प्रांकुर होता है जिससे किसका निर्माण होगा, तने का निर्माण होगा, और उसके लास्ट में ये परत आपको दिखाई दे रही होगी कोलियोप्टाइल। तो कोलियोप्टाइल का सीधा सीधा मतलब है ये प्रांकुर चोल है। ठीक है, यानी कि इस प्लूम्यूल की रक्षा करने के लिए ये बाहर से इसकी कवरिंग होती है। देखिए इसका मतलब ये है, जैसे बीज है, अगर माना ये बीज कहीं रखा हुआ है, कोई जानवर इसे कुतरेगा या कोई जानवर इसे छेड़ेगा,
तो अगर उसने रेडिकल या प्लूम्यूल यानी कि प्रांकुर या मूलांकुर को नुकसान पहुंचा दिया तो फिर इस बीज के द्वारा जड़ या इसके तने का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एक्स्ट्रा इसके बाहर से एक जो इसकी प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर आप कह सकते हैं, कोलोराइजा और कोलियोप्टाइल, इस तरह की लेयर्स होती हैं। बीजपत्र स्कूटेलम मैंने आपको बता दिया। एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष आपको पता ही है, भ्रूण को पोषण देने के लिए। अब ये पूरा यहाँ भ्रूण है, इसको पोषण यहाँ से ये इस भ्रूणपोष के द्वारा, एंडोस्पर्म के द्वारा दिया जाएगा। तो ये आपके सामने था एक बीजपत्री, एक बीज की एक संरचना है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा इसे। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं आपसे। ठीक है, यानी कि बीजांड से बीज बनने तक। ठीक है, बीजांड से बीज बनने तक जो बीजांड के भाग थे वो किस चीज़ में परिवर्तित हो गए, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा गया कि आपने बीजांड के स्ट्रक्चर में एक रचना देखी थी फनिकल, तो जब बीजांड बीज में बदल जाएगा तो फनिकल कहाँ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये बीजांड के अंदर की रचनाएं हैं और ये बीज के अंदर की रचनाएं हैं जो बीज में आ गई हैं। तो बीजांड के अंदर जो फनिकल होता था वो अब स्टॉक में बदल गया, यानी कि उसे अब हम कहते हैं व्रंत। ठीक है, जब बीज बन जाएगा तो फनिकल कन्वर्ट होकर के व्रंत में बदल जाएगा। और आपने देखा होगा आउटर इंटेगुमेंट, यानी कि जो बाह्य चोल था, बीजांड का जो बाह्य चोल था वो अब बदल गया टेस्टा में। वो क्या बन गया, टेस्टा, यानी कि बाह्य बीज चोल बन गया। यानी कि बीज के बाहर का जो कवरिंग होता है वो बन गया, जो बीजांड के बाहर का सबसे कवरिंग था, जो बीजांड के सबसे बाहर का कवर था वो अब बीज के बाहर का कवर बन गया। बीजांड में उसे आउटर इंटेगुमेंट कहते थे, बीज में उसे हम टेस्टा यानी कि बाह्य बीज चोल कहेंगे। सेम इसी तरह से जो बीजांड में इनर इंटेगुमेंट था वो बीज में अंतः बीज चोल यानी कि टेगमन में बदल गया। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं अंतः बीज चोल। अंतः बीज चोल, जो बीजांड में इनर इंटेगुमेंट यानी कि सबसे भीतरी परत थी वो बीज के अंदर टेगमन में परिवर्तित हो जाती है। उसके अलावा जो बीजांड काय होता है, न्यूसेलस, न्यूसेलस का मतलब बीजांड काय, जो बीजांड काय होता है बीजांड में, वो बीज में पेरिस्पर्म में बदल जाता है। कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश के नाम याद रहें। पेरिस्पर्म का मतलब होता है परिभ्रूणपोष। ठीक है, परिभ्रूणपोष। तो जो बीजांड काय बीजांड के अंदर था वो बीज बनने के बाद पेरिस्पर्म यानी कि परिभ्रूणपोष में परिवर्तित हो गया। ठीक है, कुछ और रचनाएं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो एग सेल है यानी कि जो अंड कोशिका थी वो कहाँ गई, जो बीजांड के अंदर अंड कोशिका होती थी बीज बनने के बाद वो कहाँ गई, तो ये तो आपको आना ही चाहिए। बीज में वो भ्रूण के रूप में होती है। ठीक है, बीज में वो किसके रूप में होती है, भ्रूण के रूप में परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद जो भ्रूणपोष का केंद्रक होता है वो किस में बदल जाता है, मैंने बताया था आपको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, वो किस में बदल जाएगा, एंडोस्पर्म में, यानी कि भ्रूणपोष में बदल जाता है। इसके अलावा जो सहायक कोशिकाएं होती हैं, आपने देखा होगा 2 सहायक कोशिकाएं होती थी वो डिजनरेट हो जाती हैं, यानी कि उनका वो गायब हो जाती हैं। ठीक है, और जो प्रतिव्यासांत कोशिकाएं होती हैं वो भी गायब हो जाती हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अब थोड़ा सा कुछ दूसरी चीज़ों के बारे में हम बात कर लेते हैं। या देखिए ये स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना, प्रांकुर चोल। आप जो मैंने बताया उसमें इंग्लिश में नाम लिखे होंगे तो इसमें आप समझ सकते हैं, इससे ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। और कभी कभी पूछा जाता है कि फल किसे कहते हैं। ठीक है, एक आपको पता भी होना चाहिए जो स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी। तो फल जो है, जो परिपक्व अंडाशय, देखिए मैं आपको इतनी बार से बताते हुए आ रहा हूँ कि अंडाशय से फल का निर्माण होता है। तो फल क्या है, अगर कहीं पर लिखना हो फल क्या है तो परिपक्व अंडाशय ही फल है। क्या है, परिपक्व अंडाशय क्या होता है, फल कहलाता है। ठीक है, अंडाशय की जो भित्ति होती है वो फल भित्ति का निर्माण करती है। देखिए जो बाहर से अंडाशय था, इसकी जो भित्ति थी, अंडाशय की जो भित्ति है वही किसका निर्माण करेगी, फल भित्ति का निर्माण करेगी। फल भित्ति को इंग्लिश में बोलते हैं पेरिकार्प। ठीक है, फल भित्ति को क्या बोला जाता है, पेरिकार्प बोला जाता है। ठीक है, फल भित्ति को हम 3 भागों में बांट देते हैं, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। ठीक है, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति।
देखिए, कभी भी फल का निर्माण हमेशा किससे होता है? मैंने आपको बताया फल का निर्माण हमेशा अंडाशय से होगा, यानी कि पुष्प का अंडाशय ही फल का निर्माण करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो ये अंडाशय होता है, इसके अलावा पुष्प के कुछ और भाग भी फल बनाने का काम कर लेते हैं। तो ऐसे फलों को हम आभासी फल कहते हैं, फॉल्स फ्रूट्स। इसका मतलब ये है, कूट फल भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये फल जैसे दिख रहे हैं या फल जैसे लगते हैं, पर ये असल में फल नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये असल में फल नहीं होते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण होता है सेब। ये एप्पल आप देख रहे हैं। देखिए, अगर ये जो एप्पल का डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, इसमें देखिए फल का मतलब है कि अंडाशय से बना होना चाहिए, लेकिन आप खुद देखिए इसमें अंडाशय से बना वाला भाग केवल इतना ही है, ठीक है ना। यानी कि जो इसका अंडाशय है वो केवल इतना है। अंडाशय से जबकि फल का निर्माण होता तो पूरा का पूरा अंडाशय होना चाहिए था, लेकिन अंडाशय केवल ये बीच वाला भाग है। और इस बीच वाले भाग को हम खाते तो है नहीं, जिसमें बीज होते हैं। सेब का ये भाग हम लोग फेंक देते हैं। तो अब इसे हम फल कैसे माने? क्योंकि फल हम किसे कहते हैं? जो अंडाशय से बना होता है, पर इसका अंडाशय तो ये है बीच का, जिसे हम फेंक देते हैं। और जो खाने वाला भाग है ये इसका ये है, ये वाला भाग हम सेब का खाते हैं। और ये बनता है पुष्पासन से। और पुष्पासन आपको अच्छी तरह से पता होगा कि इस तरह से जब पुष्प का स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं तो इस तरह की जो रचना होती है, जिसमें पुष्प के ये जो ग्रीन कलर का ये जो नीचे का भाग होता है, ये पुष्पासन है, ठीक है ना। तो पुष्पासन से बनने वाला ये जो फल है, यानी कि सेब में आप जो भाग सेब का खा रहे हैं वो उसका अंडाशय न होकर के उसका पुष्पासन आप खा रहे हैं। तो इस तरह के फल को क्या कहा जाता है? कूट फल कहा जाता है। ये क्योंकि पूर्ण रूप से अंडाशय से विकसित नहीं होते हैं और किसी अन्य भाग से बनते हैं। जैसे ये तो पुष्पासन से बना है। कई पुष्प होते हैं जो दलपुंज से बन जाते हैं, कई फल होते हैं जो बाह्य दलपुंज से बन जाते हैं। यानी कि जो फल की भित्ति है जिसे हम खा रहे हैं वो अंडाशय के अलावा किसी अन्य भाग से अगर बनी होगी, तो इस तरह के फलों को हम फॉल्स फ्रूट्स यानी कि असत्य फल कहते हैं। असत्य फल भी इसे हम कहते हैं, क्योंकि ये वास्तविक रूप से फल नहीं है, ठीक है। इसलिए हम इसको असत्य फल कहते हैं। असत्य फल हम इसे कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि जो पौधों के विभिन्न भाग होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया माइक्रोस्पोर, यानी कि जो जो लघु बीजाणु है उसमें गुणसूत्र या तो n होंगे या 2n होंगे, किसी में 3n भी होते हैं, जैसे कि एंडोस्पर्म में आपने देखा। तो पूछा जाता है कि लघु बीजाणु यानी कि जो माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु है उसमें गुणसूत्र कितने होते हैं, तो आप कहेंगे n होते हैं। ऐसे ही जो नाल कोशिका होती है उसमें गुणसूत्र कितने होते हैं, उसमें भी n होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया नर युग्मक जो है उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, तो बिल्कुल ये तो आपको पता होगा n है। ऐसे ही मादा युग्मक में क्या होगी, मादा युग्मक में भी बिल्कुल क्या होती है, n होती है। ऐसे ही गुरु बीजाणु जो होगा मेगास्पोर, ये तो जैसे लघु बीजाणु है, ऐसे ही मेगास्पोर यानी कि गुरु बीजाणु में भी गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, n होती है। भ्रूण कोश जो होता है उसमें भी n होती है। प्रतिव्यासांत कोशिकाएं वो भी n होती हैं। अंड कोशिका जो होगी, अंड कोशिका देखिए मादा युग्मक और अंड कोशिका एक ही चीज़ है, तो उसमें भी n होगी। ध्रुवी केंद्रक सिंगल n होते हैं, लेकिन 2 ध्रुवी केंद्रक होते हैं तो n होते हैं। अगर अकेला, क्योंकि ध्रुवी केंद्रक हमारे पास 2 हैं, ठीक है ना, तो दोनों में अलग अलग n है, तो वैसे n ही मानी जाएगी, क्योंकि एक ही की पूछेगा तो n होगी, ठीक है। इसके अलावा बहुत से ऐसे होते हैं जिनमें 2n पाई जाती है, ठीक है। मैं बोलते रहूँगा, आप लोग अपने कॉपी में नोट करते रहिएगा कि 2n का मतलब तो आप सभी को पता है कि द्विगुणित यानी कि डिप्लॉइड, ओके। द्विगुणित यानी कि डिप्लॉइड संख्या होती है। तो जो मूलांकुर होता है, ठीक है, जिसे हम रेडिकल कहते हैं, मूलांकुर द्विगुणित, प्रांकुर भी द्विगुणित होता है। बीजपत्र जो होते हैं कोटिलिडन्स, ठीक है। देखिए मैं इतना अगर लिखता रहूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आप लोग जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप वीडियो पॉज करके इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। बीजपत्र भी 2n होते हैं। न्यूसेलस जो होता है वो भी 2n है। अध्यावरण यानी कि जितने भी इंटेग्यूमेंट्स होते हैं वो सब 2n होते हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका 2n होती है। देखिए आपको समझ जाना चाहिए, मात्र कोशिका जब भी मैं कहूँ तो मात्र कोशिका हमेशा 2n ही होती है। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, क्योंकि इसी मात्र कोशिका से संतति का निर्माण होना है जो कि n होगी। 2n वाली कोशिका ही अर्धसूत्री विभाजन के बाद n का निर्माण कर सकती है। सेम इसी प्रकार से गुरु बीजाणु मात्र कोशिका भी 2n होगी। अंडाशय की भित्ति 2n, जायांग जो होता है वो भी 2n, पुंकेसर, दल, बाह्य दल,
पत्ती, जड़, तना, ये सभी 2n होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए बात करते हैं जो लास्ट टॉपिक आपकी बुक में बचा हुआ है, असंग जनन और बहुभ्रूणता। तो पहले बात कर लेते हैं असंग जनन की। इन टॉपिक्स के बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाएंगे। असंग जनन को बोला जाता है एपोमिक्सिस। ओके, एपोमिक्सिस। बुक में भी पढ़िएगा इसके बारे में कि ये आपको क्या समझाना चाहता है। मैं आपको इसे समझा देता हूँ, ठीक है। एपोमिक्सिस का मतलब है, देखिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें, देखिए नॉर्मली क्या है, किसी भी पौधे की जाति का विकास कैसे होता है, जब उसका नर युग्मक और मादा युग्मक एक साथ मिलकर के एक नया पौधा बनाएंगे, ठीक है। इसी से तो नई जाति का विकास होगा। और उसमें बहुत सारे लक्षण अलग अलग कैसे आते हैं, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन जब आपने पढ़ा है तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है कि लक्षण जो होते हैं मिक्स हो जाते हैं और वो एक नई जाति का निर्माण करते हैं। यानी कि फादर और मदर का डीएनए जो होता है, आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा विस्तार से बताऊंगा तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ आप इतना समझिए कि अगर नई जातियों का विकास करना है तो युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन, ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती हैं। लेकिन ठीक है, यहाँ पर मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ लेकिन, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये सब कुछ नहीं होने वाला। यानी कि एपोमिक्सिस में, जिन पौधों में एपोमिक्सिस की प्रक्रिया होगी, यानी कि असंग जनन की प्रक्रिया होगी, वहाँ पर जो नॉर्मल प्रक्रिया ये होती है युग्मक संलयन की, ये नहीं होगी। और मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया भी नहीं होगी। तो देखिए युग्मक संलयन भी नहीं हो रहा है और अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं हो रहा है, किसमें, एपोमिक्सिस में, ठीक है। लेकिन फिर भी नए पौधे का निर्माण यहाँ पर हो जा रहा है। यानी कि जो नॉर्मल प्रक्रियाएं हैं एक पौधे को जन्म देने की, युग्मक संलयन, अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन, वो दोनों की दोनों एपोमिक्सिस यानी कि असंग जनन में फॉलो नहीं होती हैं और फिर भी एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। एक चीज़ जो आपको याद रखनी है कि 1908 में इसकी खोज की गई थी, किसके द्वारा, विंकलर के द्वारा, ठीक है। विंकलर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। जैसे कुछ पौधे होते हैं जैसे नागफनी, ओके, ठीक है, नागफनी, या कई नींबू की भी कई किस्में हैं, लेमन की, इसमें भी हो जाता है। और एक प्लांट होता है पार्थिनियम, ओके। नागफनी, नींबू और पार्थिनियम, इन सभी में ये असंग जनन की घटना होती है। यानी कि बिना अर्धसूत्री विभाजन और बिना युग्मक संलयन के ही पौधे का निर्माण हो जाता है। अब बात आती है कि असंग जनन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ रही है, ठीक है। यानी कि हमारे लिए क्या फ़ायदा है असंग जनन का। तो देखिए आपने हाइब्रिड सीड्स के बारे में सुना होगा, यानी कि जो संकर बीज होते हैं, ठीक है ना, यानी कि किसी पौधे की अच्छी क्वालिटी के लिए या अच्छी उन्नत किस्मों के लिए हम हाइब्रिड करवाते हैं, कि कहते हैं हमें हाइब्रिड गोभी है, इसका साइज़ बड़ा होता है, हाइब्रिड मटर है, इसका टेस्ट अच्छा होता है, ठीक है। तो हाइब्रिड सीड जब हम किसी बुआई से प्राप्त करते हैं, यानी कि अगर हम किसी हाइब्रिड सीड को बोते हैं और उससे उसको फिर से प्राप्त करते हैं, तो इससे हमको नुकसान क्या होता है कि जो उस हाइब्रिड बीज की क्वालिटी है वो सेम टू सेम वैसी ही नहीं बनी रहती है। कारण क्या है, देखिए अगर हम किसी बीज को बो रहे हैं, उससे एक नया पौधा निकलेगा, उस पौधे में फूल खिलेगा, उस फूल से नया पौधा कब बनेगा, जब किसी दूसरे पुष्प का परागकण उस पुष्प पर आएगा, ठीक है ना। लेकिन वो संकर पौधे पर जब किसी दूसरे पुष्प का परागकण आएगा तो फिर वो जो पुष्प की अपनी क्वालिटीज़ थी वो तो वैसी नहीं रह पाएंगी, समझ रहे हो, क्योंकि वो क्वालिटीज़ क्या हो गई, अब किसी अन्य प्रजाति के पुष्प, यानी कि उसी जाति के दूसरे पुष्प की, जो कि हाइब्रिड नहीं भी हो सकता है, तो उसके साथ मिक्स होने से अब क्या हुआ, जो हाइब्रिड बीज की क्वालिटीज़ अपनी वाली क्या हो गई, चेंज हो गई। लेकिन अगर हम एपोमिक्सिस की प्रक्रिया द्वारा, क्योंकि इसमें तो ना अर्धसूत्री विभाजन होता है और ना युग्मक संलयन होता है, अगर हम एपोमिक्सिस के द्वारा बीज तैयार करेंगे तो जो हाइब्रिड बीज की क्वालिटी है वो जन्मों जन्मों तक वैसी की वैसी ही रहेगी। तो इसलिए कहा जाता है कि ये बागवानी वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। अब बात करते हैं दूसरी घटना की, जिसे हम कहते हैं बहुभ्रूणता, यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है, असंग जनन और बहुभ्रूणता दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बहुभ्रूणता क्या होता है, यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे। देखिए कॉमन कंडीशंस में क्या होता है कि एक बीज जो होता है उसमें एक ही भ्रूण मिलता है, एक बीज में
एक ही भ्रूण मिलता है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक ही बीज में भ्रूण की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि एक ही बीज में बहुत ज़्यादा भ्रूण मिलते हैं, तो इसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी यानी कि बहु भ्रूणता कहेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी खोज किसने की, तो लीवेनहॉक ने, ओके। लीवेनहॉक 1796 सबसे पहले इसका अध्ययन किया, और किस पे किया, संतरे पर किया, ठीक है। यानी कि संतरे पर यह पता चला कि पॉली एम्ब्रियोनी होती है, यानी कि वहाँ पर एक ही बीज में बहुत सारे भ्रूण होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, आवर्तबीजी पुष्प के अंगों के नाम बताइए जहाँ नर और मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। ये पढ़ा रखा है, इसका आंसर आप खुद करेंगे। लघु बीजाणुधानी गुरु बीजाणुधानी के बीच अंतर पढ़ा रखा है, ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। और इन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचना ये आप बिल्कुल कर लेंगे। निम्नलिखित शब्दावलियों को सही विकासीय क्रम में व्यवस्थित करें। परागकण, बीजाणु जनन ऊतक, लघु बीजाणु, चतुष्क, पराग मात्र कोशिका, नरयुग्मक। ये देखिए आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है कि कौन कब बनता है, फर्स्ट में क्या बनेगा, सेकंड में क्या बनेगा, तो ऐसे आपको एक ऑर्डर में इसको लगाना है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, एक प्रारूपी आवर्तबीजी बीजांड के भागों का विवरण, ये तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया हुआ है। मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणुज विकास से क्या समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, पढ़ाया हुआ है, पीछे की वीडियोस देखिए। एक स्पष्ट साफ सुथरे चित्र के द्वारा परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद के 7 कोशीय 8 न्यूक्लिएट केंद्रक प्रकृति की व्याख्या करें। याद होगा आपको, मैंने बताया है। 7वां क्वेश्चन है, उन्मील परागणी पुष्पों से क्या तात्पर्य है, क्या अनुन्मील पुष्पों में परागण संपन्न होता है। ये क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक, अब इसको हम देख लेते हैं कि ये उन्मील परागणी पुष्प और अनुन्मील परागणी पुष्प ये किसके बारे में बात हो रही है। देखिए 2 प्रकार के पुष्प होते हैं, एक कैटेगरी है उन्मील परागणी कैस्मोगैमस फ्लावर्स, और दूसरी कैटेगरी है अनुन्मील परागणी यानी कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। इंग्लिश के नाम याद रखिएगा, कैस्मोगैमस फ्लावर्स और क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। तो जो कैस्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं ये नॉर्मल फूल हैं, जो भी आप जितने भी फूल नॉर्मली देखते हैं वो सारे कैस्मोगैमस ही होते हैं। इनकी खासियत है कि ये हमेशा ओपन रहते हैं, ये फूल खुले रहते हैं। ओपन रहने का मतलब क्या होता है कि जो इनके एंथर और स्टिग्मा होते हैं, ठीक है, यानी कि जो इनका परागकोश है और जो वर्तिकाग्र है वो एक्सपोज्ड रहेगा। एक्सपोज्ड का मतलब खुला है, वो कोई छुपाया नहीं गया है, ठीक है। यानी कि जो ये परागकोश है ये भी बिल्कुल खुला है और वर्तिकाग्र भी बिल्कुल आपको खुला हुआ दिख जाएगा। इस प्रकार के फूल कहलाते हैं उन्मील परागणी या कैस्मोगैमस फ्लावर्स, ठीक है। इस तरह के जो फूल होते हैं उनमें सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण ये भी होगा, और क्रॉस पॉलिनेशन ये सब मैंने पहले आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है परपरागण, यानी कि इस तरह के पुष्पों में स्वपरागण और परपरागण दोनों तरह की घटनाएं पाई जा सकती हैं। देखिए कारण क्या है, क्योंकि ये पुष्प ऑलवेज ओपन है, ठीक है, ऑलवेज ओपन, हमेशा खुले ही रहते हैं। जितने भी हम फूल अपने आसपास देखते हैं वो सारे ऑलवेज ओपन रहते हैं। तो इस तरह के ये फूल होते हैं, और इसके लिए एक पॉलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता होती है, यानी कि कोई ना कोई हमको ऐसा चाहिए जो कि परागकण को वहाँ से वर्तिकाग्र तक पहुँचा दे, चाहे हवा के माध्यम से, कीट के माध्यम से, जंतु के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आएंगे। लेकिन कैस्मोगैमस फ्लावर्स में हमको एक पॉलिनेटिंग एजेंसी की आवश्यकता होती है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करेंगे क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स की यानी कि अनुन्मील परागणी पुष्पों की, तो आप समझ गए होंगे जब इनमें अंतर की बात आ रही है तो ये होते हैं क्लोज्ड फ्लावर्स, यानी कि ये पुष्प बंद रहते हैं। देखिए बंद रहने से इनका मतलब क्या है कि इनके परागकोश और वर्तिकाग्र जो है वो खुले हुए नहीं हैं, वो आपस में वो छुपे रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि इनमें हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण की घटना ही होती है, ठीक है। इस प्रकार के फूलों में क्या होगा, हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होगा। इस प्रकार के फूलों में बाहर से कोई भी परागकण नहीं आता है, क्योंकि ये बंद रहते हैं। परागकण आएगा भी तो वर्तिकाग्र हमेशा आपको क्लोज्ड मिलेगा, और न इस पुष्प का परागकण कहीं दूसरी जगह जा सकता है, क्योंकि परागकोश भी क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। तो जो वर्तिकाग्र होता है इसका, वो किसी दूसरे पुष्प से परागकण को ले ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये कैस्मोगैमस फ्लावर्स तो कॉमन एग्जांपल्स हमारे आसपास पाए जाने वाले सभी फ्लावर्स हैं, लेकिन क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के एग्जांपल्स आप नोट कर लीजिए। एक फ्लावर है वायोला, ठीक है, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा, ऑक्जेलिस, ये जो क्लिस्टोगैमस होते हैं, ठीक है, कॉमलिना, ओके। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 8th क्वेश्चन की बात करेंगे, पुष्पों द्वारा स्वपरागण रोकने के लिए विकसित की गई 2 कार्यनीति, ये मैंने बता रखा है आपको। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, स्व अयोग्यता
यानी कि इसे बोलते हैं इनकॉम्पेटिबिलिटी। इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या होती है, ठीक है, स्वयोग्यता क्या है और स्वयोग्यता वाली प्रजातियों में स्वपरागण प्रक्रिया बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुंच पाती। देखिए बहुत सारे जो द्विलिंगी पौधे होते हैं उनमें स्व अयोग्यता का कैरेक्टर होता है, यानी कि स्व अयोग्यता की क्वालिटी होती है। इसमें होता क्या है, जब एक फूल के परागकण उसी फूल में या उसी पौधे के दूसरे फूल में पहुंचता है तो इन परागकणों का अंकुरण वहाँ पर नहीं होता है, ठीक है ना। देखिए ये नॉर्मल एक पौधा है, इसी का फ्लावर इस फ्लावर से इस फ्लावर में गया, लेकिन फिर भी ये जो परागकण है ये इस वर्तिकाग्र पर अंकुरित ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। ये कंडीशन कहलाती है स्व अयोग्यता, यानी कि ये अपने ही जो फूल है उसी के लिए अपने परागकणों को ही अयोग्य घोषित कर देता है। ये सभी में नहीं होता है, किसी किसी में होता है। ये स्वपरागण को रोकने के लिए ऐसा करता है, ठीक है ना। तो इस नॉर्मली क्या होता है, स्त्री केसर में क्या होता है कि अगर किसी बाहर के दूसरी प्रजाति के परागकण आते हैं तो वो तो उनको पहचान लेगा कि ये दूसरी कंडीशन है, यानी कि ये दूसरे पौधे के परागकण हैं, तो वो क्या कर देता है, परागकण को बिल्कुल अस्वीकार कर देगा, ठीक है ना। तो मतलब वर्तिकाग्र को पता चल जाता है कि ये हमारे पुष्प के परागकण नहीं है या हमारे प्रजाति के पुष्प के परागकण नहीं है। लेकिन स्व योग्यता वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो अपने ही पुष्प के परागकणों को लेने से अपने आप को रोक लेगा। चले देखते हैं नेक्स्ट। बैगिंग बोरा वस्त्रण ये पढ़ाया हुआ है। त्रिसंलयन क्या है ये बहुत अच्छी तरह से बताया है। निषेचित बीजांड में युग्मनज प्रसूप्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं। युग्मनज प्रसूप्ति, ओके, देखिए सिंपल है। युग्मनज का मतलब आपको पता है जाइगोट जो 2n है, प्रसूप्ति का मतलब सोया हुआ है। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि जब एक बीजांड निषेचित हो जाता है, जब एक बीजांड निषेचित हो जाता है तो उसके बाद भी जो युग्मनज है वो क्या कुछ समय तक सोया रहता है, आपको क्या लगता है फिर, ठीक है ना। अब देखिए इसका सिंपल आंसर आपको ऐसा लिखना है, जो बीजांड होता है तो उसमें तो आपको मैंने बता दिया कि बीजांड की जितनी भी रचनाएं होती हैं किससे किस चीज़ का निर्माण होता है मैंने आपको बता दिया, और उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो कि विघटित हो जाती हैं, यानी कि वो गायब हो जाती हैं, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि जैसे ही निषेचन हो जाएगा तुरंत युग्मनज जो है, ये युग्मनज यानी कि ये 2n युग्मनज जाइगोट जो है ये सीधे ही विभाजन स्टार्ट कर देगा। जैसे ही निषेचन होगा वैसे ही विभाजन की शुरुआत नहीं होती है। एक रचना मैंने आपको बताई थी जिसका वहाँ पर निर्माण होता है, जिसे हम PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक एंडोस्पर्म का निर्माण करता है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। एंडोस्पर्म का निर्माण करता है और ये एंडोस्पर्म क्या करता है, ये भ्रूण को पोषण देता है, ठीक है ना। और भ्रूण किससे बनेगा, ये जाइगोट से 2n से बनेगा, ठीक है ना। तो ये एंडोस्पर्म जब तक इसको पोषण दे रहा होता है या ये विकसित हो रहा होता है ये युग्मनज, तब तक ये प्रसूप्ति की अवस्था में होता है, यानी कि तब तक इसका विकास आगे को नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझना है, ठीक है ना। आप कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का एडेप्टेशन है। एडेप्टेशन का मतलब होता है कि एक प्रकार का अनुकूलन है जिसकी वजह से जो युग्मनज है वो कुछ समय तक रुक करके पोषण प्राप्त करता है ताकि आगे को बढ़िया तरीके से अपना विकास कर सके, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये विभेद करें, इनमें डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए आप अगर नाम से देखेंगे तो मैंने आपको सारा अंदर बताया हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। सारी चीज़ों में आपको अंतर करना है। जब एक एक चीज़ आपको पढ़ाई गई है, थोड़ा नाम हिंदी के कन्फ्यूज़न हो सकता है, अगर कोई चीज़ इसमें नहीं होगी तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं फिर उसके लिए वीडियो बना लूँगा, ठीक है। एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है, ये भी मैंने बता दिया। आभासी फल इसीलिए कहते हैं सेब को क्योंकि सेब का निर्माण पुष्प के अंडाशय से न होकर के पुष्पासन से होता है, जबकि फल की रचना करने में अंडाशय का ही योगदान होना चाहिए। विपुंसन क्या है ये मैंने बता दिया आपको। विपुंसन और बोरावस्त्रण की पूरी टेक्निक के बारे में हमने अच्छी तरह से बात कर ली थी, ठीक है। यदि एक क्वेश्चन और इसमें दिखाई दे रहा है मुझे जो नहीं बताया हो सकता, यदि कोई वृद्धि कारक का प्रयोग करते हुए अनिषेक जनन को प्रेरित करता है तो प्रेरित अनिषेक जनन के लिए कौन सा फल चुनते और क्यों। देखिए वृद्धि कारक कहता है, वृद्धि कारक का मतलब आपको पता है ऐसे केमिकल्स होते हैं जो पौधे की वृद्धि में मदद करते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा ऑक्सिन, नहीं सुना है तो नोट कर लीजिए जिब्रेलिन्स, ठीक है। इस तरह के कुछ केमिकल्स होते हैं जो मदद करते हैं।
और अनिषेक जनन का मतलब ये होता है कि बिना निषेचन के ही फल का निर्माण। नॉर्मली जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो उसके बाद फल बनता है, लेकिन यहाँ पर अनिषेक जनन में क्या होगा, बिना निषेचन के ही फल बन जाता है। ठीक है, तो इस सवाल में ये पूछा जा रहा है कि अनिषेक जनन अगर कोई इस तरह के केमिकल्स का यूज़ करता है तो आप इस तरह की इस चीज़ के लिए कौन से फल का चुनाव करेंगे। ठीक है, तो हम देखिए इसमें होता क्या है ना, अनिषेक जनन में जो फल बनते हैं बेसिकली वो बिना बीज वाले फल बनते हैं, यानी कि उनमें बीज नहीं होता है। तो आप खुद ही सोचिए, आप किस फल को खाने में आपको लगता है कि अगर इसके अंदर बीज ना होते तो इसको खाने में ज़्यादा मज़ा आता। ठीक है ना, यानी कि हम यही चाहेंगे कि जिन फलों को खाने में उनका बीज जो है नुकसान पहुंचा रहा है आपको, तो उन्हीं फलों के लिए आप कोशिश करेंगे कि हम अनिषेक जनन की विधि से ये वृद्धि कारकों का प्रयोग करते हुए ऐसे फलों को बिना बीज वाला बना दें। जैसे संतरा, जब हम संतरा खाते हैं तो उसमें बहुत सारे बीज आते हैं। नींबू निचोड़ते हैं तो बहुत सारे बीज आते हैं। ठीक है, पपीता, अनानास, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें, टमाटर, तो हम इन तरह के फलों का चुनाव इसमें करेंगे। 17वां क्वेश्चन है, परागकण भित्ति में टेपिटम की भूमिका। ये बहुत पहले पढ़ा रखा है, ध्यान से देखिएगा। असंग जनन क्या है, इसका क्या महत्व है, पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर समाप्त होता है आपका चैप्टर 2 क्लास 12th। ओके, अब हम इसके बाद पार्ट 3 यानी कि चैप्टर 3 मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत जल्दी इसका वीडियो भी आ जाएगा और आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो बन गया होगा और एक ही बार में आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, एक ही चीज़ को, वीडियो को रिवाइंड करके आप लोग बार बार जब देखेंगे तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी। इसके साथ साथ ही बुक से भी आप इसको पढ़ते रहिए। एक ही वीडियो देख करके और या केवल बुक से ही पढ़ के आपको नहीं समझ में आएगा, आपको मिक्सअप करके पढ़ना होगा। कुछ चीज़ें जो मैंने इसमें बोली हैं उसके आप नोट्स बनाइए, उनको बार बार रिवाइज़ कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।